आज की वीडियो में क्लास 9th के साइंस के फर्स्ट चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ के प्रश्न उत्तर देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए। 300 केल्विन और 573 केल्विन को सेल्सियस में बदलना है। तो देखिए 300 केल्विन को जब सेल्सियस में बदलना होता है तो उसमें से 273 माइनस कर देंगे। 300 में से जब 273 को माइनस करेंगे कितना आ गया, 27 डिग्री सेल्सियस, यानी 300 केल्विन बराबर 27 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से 573 केल्विन को जब सेल्सियस में बदलेंगे तो उसमें से भी 273 माइनस करेंगे, तो 573 माइनस 273 कितना हो गया, 300 डिग्री सेल्सियस। या हम कह सकते हैं 573 केल्विन बराबर होता है 300 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित कीजिए। 25 डिग्री सेल्सियस, 373 डिग्री सेल्सियस। जब सेल्सियस को केल्विन में बदलते हैं तो 273 जोड़ दिया जाता है। जैसे देखिए 25 डिग्री सेल्सियस को जब केल्विन में बदलते हैं तो 25 में हम 273 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 25 में 273 जोड़ने से 298 केल्विन। तो इस तरह से 25 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना हो गया, 298 केल्विन के बराबर हो गया। इसी तरह से अगर 273 डिग्री सेल्सियस को चेंज करना है केल्विन में तो इसमें हम 273 जोड़ देंगे, कितना हो गया, 373 प्लस 273 646 केल्विन। तो इस तरह से 373 डिग्री सेल्सियस बराबर 646 केल्विन के बराबर। अब देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण लिखिए। पहला है इसमें, नेफ्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है। आपने घरों में देखा होगा, कपड़ों में नेफ्थलीन की गोलियां रखी रहती हैं, कुछ समय बाद वो गायब हो जाती है। तो आंसर देखिए इसका, ठोस का बिना द्रव में परिवर्तित हुए ही सीधे ही गैस में तथा गैस का सीधे ठोस में बदलने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। नेफ्थलीन में ऊर्ध्वपातन होता है, अतः नेफ्थलीन को रखा रहने देने पर ऊर्ध्वपातन के कारण यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना ही गैस में बदल जाने के कारण अदृश्य हो जाती है। इसीलिए घरों में कपड़े में जब हम नेफ्थलीन बॉल्स रखते हैं तो वो कुछ समय बाद गायब हो जाती हैं। इसी का बी है, देखिए हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है। इसका क्या कारण है, इत्र की गंध एक प्रकार की गैस है। गैस के कण अनियमित रूप से चारों ओर लगातार अनियमित गति करते रहते हैं। इत्र से निकलने वाले गैस के रूप में गंध के कण हवा के कणों के साथ मिलकर हमारे पास तक पहुंच जाते हैं, जिससे हम दूर बैठे हुए भी इत्र की गंध महसूस कर सकते हैं। अब यह देखिए, निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करें। जल, चीनी, ऑक्सीजन। तो देखिए इसका उत्तर है ऑक्सीजन जो है, इसके कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है क्योंकि इसके अणु दूर दूर होते हैं। जल के अणुओं के बीच आकर्षण बल ऑक्सीजन से अधिक होता है और चीनी के अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि इसके अणु पास पास होते हैं। तो देखिए इसको, ऑक्सीजन गैस है, इसके अणु दूर दूर होते हैं, इनके अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है। द्रव के अणु गैस के अणुओं की अपेक्षा पास पास होते हैं, इसलिए इनके अणुओं के बीच आकर्षण बल गैस के अणुओं से अधिक होता है। और ठोस के अणु बहुत पास होते हैं, इसलिए आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या है। 25 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस में जल की भौतिक अवस्था बताइए। पहला है देखिए, 25 डिग्री सेल्सियस में जल द्रव अवस्था में रहता है। तो क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, बर्फ़ के रूप में परिवर्तित होता है, 100 डिग्री सेल्सियस में वो उबलना शुरू होता है।
दूसरा है 0 डिग्री सेल्सियस पर जल द्रव तथा ठोस अवस्था में हो सकता है, क्योंकि जल का हिमांक और गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस है। इसी तरह से देखिए 100 डिग्री सेल्सियस पर जल द्रव अवस्था में अथवा गैस अवस्था में हो सकता है, क्योंकि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है और जल वाष्प भी 100 डिग्री सेल्सियस पर ही बनती है। तो इसलिए 100 डिग्री सेल्सियस पर जल द्रव अवस्था में और गैस अवस्था में हो सकता है। अब देखिए पुष्टि हेतु कारण दें। जल कमरे के ताप पर द्रव है। क्या कारण है इसका कि जल कमरे के ताप पर द्रव है? देखिए जल कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, क्योंकि जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस, क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि कमरे का ताप 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक और 100 डिग्री सेल्सियस से बहुत कम होता है। इसलिए जल कमरे के ताप पर द्रव है। इसी तरह से देखिए लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है। ठोस किसे कहते हैं? जिसका आयतन और आकार निश्चित होता है। लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में है, क्योंकि लोहे का गलनांक बहुत अधिक होता है, जबकि उसकी अपेक्षा कमरे का तापमान बहुत कम होता है। इसलिए लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में ही होती है। उसका आकार निश्चित है और उसका आयतन भी निश्चित होता है, क्योंकि वो कहीं पर भी रखें निश्चित जगह घेरती है। फिर देखिए 273 केल्विन पर बर्फ़ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव क्यों अधिक होता है? देखिए बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा अधिक होने के कारण उसी तापमान पर जल की अपेक्षा अधिक शीतलता का प्रभाव देती है, क्योंकि जल में की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। अब देखिए उबलते हुए जल और भाप में से जलने की तीव्रता किस में अधिक महसूस होती है? भाप में वाष्पन की गुप्त ऊष्मा अधिक होने के कारण उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने की तीव्रता अधिक महसूस होती है, क्योंकि भाप में वाष्पन की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। अब यहाँ पे देखिए ये दिए हैं बॉक्स बने हुए हैं, इसमें कहीं पे खाली जगह है, जैसे ABCDEF, यहाँ पे हमको भरना है। तो देखिए सबसे पहले हम A में भरेंगे। ठोस पदार्थ को द्रव में कब बदलता है? जब इसका द्रवण होता है या पिघलता है। ये ठोस पदार्थ द्रवण के द्वारा द्रव में बदलता है। द्रव का जब वाष्पन होता है तो ये किस में बदलती है? गैस में। और गैस जो है ये जब संघनन होता है ये द्रव में बदल जाती है, और द्रव जब जम जाती है तो ये ठोस में बदल जाती है। द्रव जमना या हिमीकरण होना ये ठोस में बदलना होता है। इसी तरह से देखिए ठोस गैस में सीधे बदलता है ऊर्ध्वपातन के द्वारा, और गैस ठोस में बदलता है ऊर्ध्वपातन क्रिया के द्वारा। तो इस तरह से हम ये बॉक्स को भर सकते हैं। इसमें हमें पता चल रहा है ठोस से ऊर्ध्वपातन की क्रिया द्वारा सीधे गैस बनती है। अब प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं? नाम क्या क्या है इनके? कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, शीतल पेय, इत्र की सुगंध। उत्तर है इसका कुर्सी, वायु, बादाम, शीतल पेय आदि पदार्थ हैं, क्योंकि इन पदार्थ में भार होता है और ये स्थान घेरते हैं। पदार्थ कहलाते हैं वो जो स्थान घेरते हैं जिसमें भार होता है। प्रश्न है निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताइए। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। देखिए जब किचन में खाना बनता है तो हमें दूर तक उसकी स्मेल आती है। उत्तर क्या है इसका? पदार्थ के कण लगातार गति करते रहते हैं। तापमान बढ़ने से इनके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और गतिज ऊर्जा बढ़ने से इन कणों के बीच की दूरी
अर्थात कणों के बीच का रिक्त स्थान बढ़ जाता है और कण दूर तक फैलने लगते हैं। यही कारण है कि गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही हमारे पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए हमें उसके पास जाना पड़ता है, क्योंकि ठंडे खाने के जो कण हैं इनकी गतिज ऊर्जा कम है, इसलिए उसकी स्मेल हम तक नहीं पहुंच पाती है। प्रश्न है, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है? आपने देखा होगा स्विमिंग पूल में तैरते हुए हाथ से पानी को पीछे को धक्का देते हैं या काटते हैं। तो उत्तर क्या है? यह दर्शाता है कि पानी के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, जिससे इनके अणुओं के बीच आकर्षण बल कम होता है। यदि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान नहीं होता तो गोताखोर पानी को नहीं काट पाता। तो स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी को इसीलिए काट पाता है क्योंकि पानी के अणुओं के बीच रिक्त स्थान होता है और आकर्षण बल अपेक्षाकृत कम होता है। फिर पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं? आंसर है, देखिए, पदार्थ के कणों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। दूसरा, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तीसरा है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। चौथा, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। पांचवा है, तापमान बढ़ने पर पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। तो ये विशेषताएं हैं पदार्थ के कणों की। तो सबसे मुख्य विशेषता क्या है? इनके कणों के बीच रिक्त स्थान होता है और ये कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, निरंतर गति करते रहते हैं, बहुत छोटे होते हैं जिनमें गतिज ऊर्जा होती है। प्रश्न है, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। यहाँ कुछ नाम दिए हुए हैं पदार्थ के, देखिए, वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चाक, रुई, लोहा। हमें सबसे पहले लिखना है जिसका घनत्व कम है और सबसे बाद में जिसका घनत्व सबसे ज़्यादा है। देखिए, ये क्रम है। वायु का घनत्व सबसे कम है, इससे ज़्यादा है चिमनी के धुएं का, फिर रुई का, फिर पानी का, शहद का, चौक का और सबसे ज़्यादा घनत्व है लोहे का। तो ये बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। देखिए, पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस। अब हम यहाँ पे जो इनके गुण हैं इनमें क्या अंतर है इसको देख सकते हैं। सबसे पहले हम आकार देखेंगे। ठोस का आकार निश्चित होता है, द्रव का अनिश्चित होता है, गैस का भी अनिश्चित होता है। फिर आयतन, ठोस का आकार निश्चित होता है, द्रव का आयतन भी निश्चित होता है। ठोस का आयतन निश्चित है, द्रव का आयतन निश्चित है, गैस का आयतन अनिश्चित है। संपीड्यता, ठोस और द्रव की संपीड्यता नगण्य है, या हम इसको कह सकते हैं हम इसको ज़्यादा दबा नहीं सकते, जबकि गैस की संपीड्यता सबसे अधिक होती है। गतिज ऊर्जा ठोस की नगण्य होती है, द्रव की इससे ज़्यादा है और गैस की सबसे अधिक होती है। आकर्षण बल ठोस के अणुओं में सबसे अधिक होता है क्योंकि इसके अणु पास पास होते हैं। द्रव के अणुओं में अपेक्षाकृत कम होता है क्योंकि द्रव के अणु ठोस से दूर होते हैं। गैस के अणुओं में सबसे कम होता है क्योंकि उसके अणु दूर दूर होते हैं। निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। दृढ़ता, संपीड्यता, तरलता, बर्तन में गैस का भरना, आकार, गतिज ऊर्जा, घनत्व। सबसे पहले हम देखेंगे दृढ़ता। दृढ़ का अर्थ है ठोस, अर्थात बाह्य बल लगाने पर जिसकी आकृति में कोई परिवर्तन न हो। ठोस पदार्थ सबसे अधिक दृढ़ होते हैं क्योंकि उनके कणों के बीच रिक्त स्थान सबसे कम होता है। रिक्त स्थान कम होने से अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होता है। संपीड्यता,
गैसों की संपीड्यता अधिकतम होती है क्योंकि उसके अणुओं के बीच अधिक रिक्त स्थान होता है, इसलिए गैसों को आसानी से दबाया जा सकता है। लेकिन ठोस और द्रव के अणुओं के बीच दूरी कम है, इसलिए उनमें संपीड्यता कम होती है। ठोस में सबसे कम होती है। द्रव को थोड़ा बहुत दबाया जा सकता है, लेकिन ठोस की संपीड्यता नगण्य होती है। देखिए, गैस के गुब्बारे को हम आसानी से दबा सकते हैं, पानी भरे गुब्बारे को भी दबा सकते हैं, लेकिन बहुत कम। लेकिन अगर कोई ठोस बॉल है, जैसे क्रिकेट की बॉल, उसको हम नहीं दबा सकते। फिर है तरलता। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह आसानी से बह सकता है, तरलता कहलाता है। तरलता की मात्रा ठोस में नगण्य, द्रवों में मध्यम, गैसों में अधिकतम होती है। इसका कारण है ठोस के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होता है, जबकि द्रव और गैस के अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है। आगे है बर्तन में गैस का भरना। गैसों के अणुओं के बीच दूरी अधिक होने के कारण इसके अणुओं के बीच आकर्षण बल कम होता है, इसलिए गैस के अणु स्वतंत्रतापूर्वक घूमते रहते हैं और एक दूसरे से टकराते रहते हैं। इसलिए गैस को जिस बर्तन में रखा जाता है उसको वो पूरा भर देती है। जैसे आपने देखा होगा, गैस का सिलेंडर हमारे घरों में होता है, एलपीजी गैस इसमें होती है। अगर वो गैस पूरी भरी है तब भी सिलेंडर पूरा भरा है, अगर गैस उसमें कम हो जाती है तब भी सिलेंडर पूरा भरा रहता है। गैस से पूरा भरा हुआ है, क्योंकि गैस के अणु तब दूर दूर हो जाते हैं। फिर है गतिज ऊर्जा। ठोस के अणुओं के बीच रिक्त स्थान कम होता है। द्रव के अणुओं के बीच ठोस की अपेक्षा रिक्त स्थान अधिक होता है और गैस के अणुओं के बीच रिक्त स्थान सबसे अधिक होता है, जिसके कारण ठोस के अणुओं की गतिज ऊर्जा सबसे कम होती है, गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है। यदि पदार्थ का ताप बढ़ा दिया जाए, पदार्थ के अणुओं की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। तो इस तरह से ठोस के अणुओं की गतिज ऊर्जा सबसे कम है और गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक है, क्योंकि गैस के अणु सबसे दूर दूर होते हैं और उनके बीच आकर्षण बल बहुत कम या नगण्य होता है। वो कहीं भी पदार्थ जिस बर्तन में रखे हैं उसके अंदर वो कहीं भी स्वतंत्रतापूर्वक घूमते रहते हैं। फिर है घनत्व। ठोस का घनत्व अधिक होता है क्योंकि इनके अणुओं के बीच रिक्त स्थान नगण्य होता है। द्रवों का घनत्व ठोस की अपेक्षा कम होता है, जबकि गैस का घनत्व न्यूनतम होता है। क्यों है न्यूनतम? क्योंकि गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं। अब एक कारण बताइए। गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। तो क्या कारण है? गैसों के अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है, जिसके कारण उनमें रिक्त स्थान अधिक होता है। गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा अधिक होने के कारण गैस के अणु कहीं भी जाने को स्वतंत्र होते हैं। इसीलिए गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। अगर गैस की मात्रा कम है, बर्तन बड़ा है, तब भी पूरा बर्तन गैस से भर जाता है। जैसे आपने देखा होगा, अगर हम कमरे में अगरबत्ती जला देते हैं तो पूरे कमरे में उसकी खुशबू फैल जाती है। गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। क्या कारण है? गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है क्योंकि अत्यधिक गतिज ऊर्जा के कारण गैस के अणुओं में अनियमित गति होते रहती है। ये अणु बर्तन की दीवारों से टकराते रहते हैं, जिसके कारण बर्तन की दीवारों पर दबाव पड़ता रहता है। क्योंकि गैस के अणु क्या होते हैं? बहुत दूर दूर होते हैं। इनके बीच आकर्षण बल कम होता है और इनकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है। तो ये अनियमित अणु एक दूसरे से भी टकराते हैं और बर्तन की दीवार से भी टकराते हैं। प्रश्न है, लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। देखिए, ठोस किसको कहते हैं? जिसका आकार आयतन निश्चित होता है। मेज का आयतन भी निश्चित है, आकार भी निश्चित है। तो उत्तर देखिए, लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है क्योंकि मेज का आकार और आयतन निश्चित होता है, क्योंकि इसके अणुओं के बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है, जिससे अणुओं के बीच
आकर्षण बल अधिक होता है। अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होने के कारण इसका आकार निश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। प्रश्न है, हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। हवा या गैसों के अणुओं के बीच आकर्षण बल नगण्य होता है, जबकि ठोस के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। इसलिए हम हवा में आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, क्योंकि उनके अणुओं के बीच आकर्षण बल कम है। लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा, क्योंकि लकड़ी के अणु पास पास होते हैं, जिससे उनमें आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। उन आकर्षक बल को हटाना बहुत मुश्किल होता है। प्रश्न है, सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा। पता लगाइए ऐसा क्यों होता है। देखिए, उत्तर है क्योंकि बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। जल से कम घनत्व होने के कारण ही बर्फ का टुकड़ा जल में तैरता है। हम यह कह सकते हैं कि बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि यह पानी की तुलना में हल्की होती है, या फिर जमने के बाद बर्फ ज़्यादा जगह घेरती है, जिस कारण बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम हो जाता है, जिससे बर्फ पानी पर तैरने लगती है। या हम कह सकते हैं, जब बर्फ को पानी में डालते हैं तो बर्फ के द्वारा जो पानी हटाया जाता है, पानी का भार बर्फ के भार से अधिक होता है, इसलिए बर्फ पानी में तैरती है। फिर है, निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। 250 डिग्री सेल्सियस में जल किस अवस्था में होगा। देखिए, 250 डिग्री सेल्सियस पर जल वाष्प या गैस अवस्था के रूप में ही होगा। 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल द्रव और गैसीय अवस्था में होगा, क्योंकि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, और जब 100 डिग्री सेल्सियस ताप पहुंच जाता है जल का, तो वो वाष्प में बदलना शुरू हो जाती है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर ताप पर जल जो है ये द्रव अवस्था में भी हो सकती है और गैस अवस्था में भी हो सकती है। फिर है प्रश्न, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। आंसर है, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान दी गई ऊष्मा पदार्थ के कणों के बीच आणविक बंधों को तोड़ने में खर्च हो जाती है। यानी दी गई ऊष्मा पदार्थ की अवस्था परिवर्तन करने के काम में आती है, इसलिए वह तापमान नहीं बढ़ा पाती। तो इसलिए किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर रहता है, क्योंकि अवस्था परिवर्तन के दौरान जो भी ऊष्मा दी जाती है वो केवल अवस्था परिवर्तन के काम में आती है। प्रश्न है, वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तित करने के लिए कोई विधि सुझाइए। देखिए, वायुमंडल गैसों को द्रव अवस्था में बदलने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला, गैसों के अणुओं का अगर दाब बढ़ा दिया जाए तो इससे अणु अधिक पास आ जाएंगे। अणुओं के अधिक पास होने से वायुमंडलीय गैस द्रव अवस्था में बदल जाएगी। दूसरा जो तरीका है वो है, गैसों का तापमान कम कर दिया जाए, जिससे गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी। गतिज ऊर्जा कम हो जाने से इसके अणु बहुत पास पास आ जाएंगे, उनके बीच में आकर्षण बल बढ़ जाएगा और गैस जो है ये द्रव में बदल जाएगी। तो इस तरह से वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तित करने के 2 तरीके हैं, दाब बढ़ाकर और ताप बढ़ाकर।